अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। तो आज बच्चों हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। तो डायग्राम जरा देखें, आपको डायग्राम देखकर ही टॉपिक को पता चल गया होगा कि टॉपिक जो है वो आज का बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ठीक है, तो वर्ड क्योंकि हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस नहीं किया टर्मिनल वेलोसिटी को, तो टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आप लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ जो है वो फेंकते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से हम कहते हैं जी वी हैव एन एप्पल। अच्छा, अब जब आप क्या करेंगे बच्चों, इस एप्पल को नीचे की तरफ फेंकेंगे तो होगा क्या, इस एप्पल का जो वेट है वो क्योंकि नीचे की तरफ है और वेट का फॉर्मूला आपको पता है W=mg, और इसके ऊपर जो एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वो वही उसका वेट है, और वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये एप्पल जो है वो जमीन की तरफ जाएगा और इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, उसे हम कहेंगे दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब इसके ऊपर आपको पता है रिएक्शन फोर्स भी लगेगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि इसका वेट ज्यादा है तो ये जमीन की तरफ कंटिन्यू अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। अच्छा, ये बातें तो आपको खैर इनके बारे में हमने वेट के टॉपिक में भी डिस्कस किया था। अब होता क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास पैराट्रूपर। पैराट्रूपर मैं यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इसको लाजमी सर्च भी करना है और अपने माइंड में भी रखना है। अच्छा जी, पैराट्रूपर जब प्लेन वगैरह से ये लोग जंप लगाते हैं या किसी माउंटेन्स पर जाकर जब ये जंप लगाते हैं तो इनके पास होता है पैराशूट। अब होता ये है, जैसे ही जंप लगाएंगे इनका वेट क्योंकि डाउनवर्ड है तो अब ये नीचे की तरफ जाएंगे और इनका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब होगा क्या, वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, लेकिन आपके पास वो वेट ज्यादा होने की वजह से वो कंटिन्यू रखेंगे और स्पीड बढ़ती जाएगी। स्पीड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी। अच्छा, अब होता ये है, जैसे ही वो पैराशूट को खोलेंगे तो पैराशूट खोलने की वजह से उस पैराशूट के अंदर एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी। अब एयर जो है, पैराशूट नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और एयर अपवर्ड, बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो होगी, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आना शुरू कर देगा, और वही स्पीड उसे हम सेफ स्पीड भी कहते हैं, वो महफूज है, सेफ है और बड़ी प्यार से वो लैंड हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये है टर्मिनल वेलोसिटी। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, छत से जंप लगाई, लेकिन अगर आप छत पैराशूट के बगैर जंप लगाएंगे तो क्या होगा, आपको पता ही है। तो लेकिन हमने पैराशूट के साथ जब हम जंप लगाएंगे तो पैराशूट के साथ जंप लगाने की वजह से उस पैराशूट के अंदर एयर का वजन ज्यादा होगा और वो अपवर्ड है, वो किस तरफ है, अपवर्ड, और आपका वेट जो है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड। तो अब क्योंकि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है और एक दूसरे के बराबर हम इनको नहीं कह सकते, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट जरूर है, इसकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और स्लो होते होते सेफ स्पीड आ जाएगी जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इससे डिफाइन करने से पहले आप लोगों ने एक चीज और याद रखनी है, बेसिकली जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एक स्टायरोफोम है, स्टायरोफोम आपने देखा होगा, जितनी आपकी ये फ्रिज वगैरह और ओवन और माइक, ये जितने भी थर्मो वाली चीजें यूज होती हैं जिनमें हमने टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, वहां पर आपके पास एक स्टायरोफोम यूज होता है जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इंसुलेटर होता है जो बाहर से हीट अंदर और अंदर से हीट बाहर जाने नहीं देता। अगर हम उस फोम के पीस को और किसी और ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे की तरफ गिराएं तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, जिसका वेट कम होगा वो देर से पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, लेकिन अगर हम एयर को रिमूव कर दें, एयर को रिमूव करके दोनों को गिराएं तो आप देखेंगे कि बोथ
विल हैव सेम एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात भी आपकी बुक में मेंशन है। तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन हम डिफाइन करते हैं इसको अब। व्हेन अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस balances the weight due to gravity on a body, the body will move with constant, जिसको मैंने आपको बताया आप सेफ भी कह सकते हैं। बॉडी विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट तो आपके पास बिल्कुल छोटा से, लेकिन डिटेल आपकी बुक में ज्यादा गिवन है, तो आपने इसको लाजमी तौर पे याद भी करना है। बुक से मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको किस तरह से लर्न करना है। तो डेफिनेशन बच्चों आप लोग कर लेंगे समरी में से, ठीक है? समरी लास्ट पर मैं पेज नंबर भी आपको मेंशन कर रहा हूँ, 75, पेज नंबर 75 समरी में से आप डेफिनेशन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ आपके पास एक्सप्लेनेशन गिवन है, वही वाली, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली it is accelerated by an amount g but the practically the acceleration may be different। तो एयर रेजिस्टेंस बेसिकली वहां पर मौजूद है, बट एयर को रिमूव करने पर सारे ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन के साथ जमीन की तरफ मूव करते हैं। तो ये इसमें गिवन है लास्ट पैराग्राफ में जो लिखा हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन मेड इन दिस रिस्पेक्ट एंड इट वाज फाउंड दैट द फास्टर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स द मोर एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्सर्टेड ऑन इट, a speed is finally attained at which the up, ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी की बेसिकली एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग जो है वो मार्क कर लेंगे। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये भाईजान नीचे की तरफ जा रहे हैं, दिल इनका धक धक कर है, और इसका वेट जो है वो किस तरफ है? डाउनवर्ड। लेकिन जब यहाँ पर एयर जो है वो ट्रैप हो गई और एयर जो है वो इसको अपवर्ड पुश करेगी, जिसकी वजह से ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, और उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक हो गया? चले, आप लोग जब अगर इस तरह का कोई एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो जरूर कीजिए। एक हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन आप उसमें आपका दिल मजबूत होना चाहिए, ठीक है? ये भी फ्रिक्शन की ही एक टाइप है जिसका नाम है रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट माइंड में आया क्योंकि आप देखते हैं कि जितने व्हील्स हैं, जितनी घूमने वाली चीजें हैं, उनमें भी फ्रिक्शन मौजूद होती है, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में आया। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। डेफिनेशन क्या है? द फ्रिक्शन बिटवीन अ रोलिंग बॉडी, जो बॉडी रोल कर रही है वो, एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स, और वो सरफेस जिसके ऊपर वो रोल कर रही है, इन दोनों के दरमियान में जो फ्रिक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा, एक सेम साइज का अगर एक हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो और एक के नीचे व्हील लगे हो और एक के नीचे व्हील ना लगे हो, तो किसको मूव करवाना आसान है? सोचें, हाँ, और सोचें थोड़ा सा। हाँ, वेरी गुड। तो आपका आंसर है जिसके नीचे व्हील लगे हुए हैं उसको मूव करवाना इजी है, लेकिन जिसके नीचे व्हील नहीं है उसको घसीट कर, स्लाइड करवा कर लेकर जाना ज्यादा मुश्किल काम है, ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है। इट मींस जहां आप स्लाइड करवा रहे हैं वहां रोकने वाली फोर्स ज्यादा है, और जहां आप रोल करवा रहे हैं वहां रोकने वाली फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। तो इट मींस वी कैन से दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है कितना कितना कम है? तो रोलिंग फ्रिक्शन इज 100 टाइम्स लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये बात आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखनी है, 100 टाइम्स लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये आपके पास एक रोलिंग बॉडी है और ये सरफेस जिसके ऊपर ये मूव कर रही है, यहां पर जो फ्रिक्शन होगी दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है? तो आंसर है बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन
रिलेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के लिहाज से। तो रिलेटिव मोशन नहीं है किस किस के दरमियान, उसी तरह रोलिंग बॉडी और वो सरफेस जिसके ऊपर ये रोल कर रही है उनके दरमियान क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। इसके अलावा आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो रोलिंग बॉडी है वो एक पॉइंट पर सिर्फ एक पॉइंट पर वो उसके साथ सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से वो स्लाइड नहीं करती, वो रोल करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये एक पॉइंट जो है वो, तो जितना कम सरफेस एरिया कांटेक्ट में होगा उतनी फ्रिक्शन जो है वो कम होगी। बात समझ आ गई? जितना कम मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो ये है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास ये है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो इस तरह एक सरफेस पे पड़े हैं। तो मुझे बताइए किसको मूव करवाना आसान है? आप कहेंगे जी इसको मूव करवाना आसान है, नो डाउट इसका मैथ कम है, इसका मैथ ज्यादा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसका ये बहुत कम एरिया इसके साथ कांटेक्ट में है। बात समझ आ रही है? तो इसको मूव करवाना आसान है, इसको मूव करवाना मुश्किल है, क्योंकि कांटेक्ट एरिया यहाँ पर, कांटेक्ट का मतलब जो जुड़ा हुआ है, जो उसके साथ अटैच है, वो एरिया ज्यादा है, इस वजह से वहां पर फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। तो रोलिंग फ्रिक्शन में बॉडी और सरफेस के दरमियान जो कांटेक्ट एरिया है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। बुक पर भी मैं आपको इसको भी मार्क करवा देता हूं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बताएं। तो आपकी जो सरफेसेस हैं वो जितनी ज्यादा स्मूथ होंगी, जितनी ज्यादा पॉलिश्ड होंगी, फ्रिक्शन उतनी कम होगी। इसके अलावा लिक्विड्स की फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड से कम होती है। एमसीक्यू में याद रखिएगा ये वाला पॉइंट भी अलग से। तो क्यों कम होती है वो हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, लेकिन हमने ये याद रखना है कम होती है। आपने देखा होगा जितनी चीजें जो घूमने वाली हैं अगर वो जैम हो जाए तो हम उनको ऑयल या ग्रीस वगैरह लगाते हैं और वो बड़ी स्मूथली से चलना स्टार्ट कर देती हैं। तो बाय यूजिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग और ग्रीस यूज करने से आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। जितनी घूमने वाली चीजें हैं उनमें बैरिंग्स होते हैं, तो बैरिंग्स जो है वो घूमने में मदद करते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो बॉल बैरिंग्स यूज करने से फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी गाड़ियां, आपके प्लेन, जितनी हाई स्पीड पर चलने वाली चीजें हैं उनकी शेप को स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है फिश लाइक, ताकि वो एयर में से आसानी से अपना रास्ता बना सके। तो ऐसा करने से भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये वाला अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है, हेडिंग्स नहीं है, आप लोगों ने इनको याद कर रहे हैं। आंसर मार्क कर लें, पेज नंबर 68 पर आपको मिल जाएगा लास्ट पैराग्राफ जो लिखा हुआ है, द रीजन फॉर द रोलिंग फ्रिक्शन टू बी लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट देयर इज नो, यहां से ये एंड तक होगा आंसर। क्लियर है? तो बुक पर साथ साथ मार्किंग लाजमी कर लिया करें, ताकि बिफोर एग्जाम आपको कोई नोट्स या कोई हेल्पिंग मटेरियल रिक्वायर्ड ना हो, आपके अपने नोट्स तैयार हो और आपको वो ही ज्यादा फायदा देने वाले हैं। ठीक है जी, चलें अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज।